हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का छठा चैप्टर खाना बदोश। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पहले जानते हैं कि खाना बदोश का क्या मतलब होता है। तो खाना बदोश ऐसे समुदाय हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, उनका अपना रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं होता और जो रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो खाना बदोश ऐसे समुदाय हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और जो नियमित रूप से क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। मतलब एक क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। तो ऐसे समूहों में शिकारी, संग्राहक, चरवाहे खाना बदोश और व्यापारी खाना बदोश शामिल हैं। तो ऐसे समूह में कौन है? जैसे शिकारी होते हैं, चरवाहे होते हैं और व्यापारी होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। तो ये कहलाते हैं खाना बदोश। मतलब ऐसे समुदाय जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब देखते हैं कि वहाँ पर उनका रहना सहना अब कठिन हो गया तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये कहलाते हैं खाना बदोश। आइए देखते हैं कि इस कहानी का क्या सारांश होगा, इस कहानी में क्या बताया गया है। तो खाना बदोश कहानी है वो लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। और इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। तो इस कहानी में बताया गया है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, किसी तरह गुजारा अपना करते हैं, उनको किस तरह से जो जमींदार लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, किस तरह से उनको यातना देते हैं, किस तरह से उनका शोषण करते हैं। साथ ही उच्च जाति और नीच जाति के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो वाल्मीकि ने इस पाठ में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को दर्शाया है। तो खाना बदोश कहानी जो लिखी गई है वो लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करने वाले मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। साथ ही उच्च जाति और नीच जाति के बीच की गहरी खाई को यहाँ पर दिखाया गया है। तो वाल्मीकि ने इस पाठ में, इस कहानी में मज़दूरों के ऊपर जो शोषण होता है, किस तरह से उच्च जाति के लोग मज़दूरों पर अत्याचार करते हैं, ये दिखाया है। तो सुखिया और मानो असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव छोड़कर ईंट भट्टे पर काम करने आए थे। तो सुखिया और मानो एक दंपत्ति है, जो कि असगर है वो ठेकेदार है इस भट्टे का। तो असगर ठेकेदार के साथ उन्होंने सोचा था कि यहाँ काम करेंगे तो उनकी तरक्की होगी। तरक्की की आस लेकर उनको आशा थी, उनको उम्मीद थी कि जब वो लोग यहाँ पे काम करेंगे तो उनका कुछ फ़ायदा होगा, वो अपना मकान बनवा सकेंगे। तो तरक्की की आस लेकर अपना गांव छोड़कर ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आए थे। तो भट्टे पर जो मोरी का काम होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है। तो ये जो मोरी का काम होता है, इसमें क्या होता है, ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की जो बालियाँ होती हैं उनको मोरियों के अंदर डालना होता है। तो छोटी सी असावधानी भी क्या होता है, मौत का कारण बन सकती है। तो जो असगर ठेकेदार था वो सुखिया और मानो के काम से बहुत खुश था। एक सप्ताह के काम से वो खुश था। तो उन्होंने, जो असगर ठेकेदार था, उसने इनको क्या हुआ, जो मोरी का काम था वो ना देकर सांचे पर ईंट पाथने का काम दे दिया। मतलब सांचे में ईंट बनाने का काम दे दिया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि खाना बदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जो कहानीकार है उन्होंने मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करने वाले मजदूर वर्ग की जो स्थिति है उसको दर्शाया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि ऊंची जाति और नीच जाति के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं आजकल भी, और किस तरह से उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो वाल्मीकि ने इस पाठ में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को दर्शाया है। सुखिया और मानो असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव छोड़कर ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आए थे।
तो भट्टे पर मोरी का जो काम होता है बहुत ख़तरनाक होता है। वहाँ ईंट पकाने के लिए जो ईंटें जो सांचे में डालकर बनाई जाती है उनको पकाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाएं। तो वहाँ ईंट पकाने के लिए क्या करना होता है, कोयला है, बुरादा है, लकड़ी है और गन्ने की बालियाँ हैं, उनको मोरियों के अंदर डाला जाता है। छोटी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती है, आग लग सकती है। तो असगर ठेकेदार ने सुखिया और मानो के यहाँ 1 सप्ताह काम किया, जिससे जो ठेकेदार था वो खुश हो गया। तो उसने क्या किया, जो ठेकेदार था उसने इनको सांचे पर ईंट पाथने का काम दे दिया। तो भट्टे पर दिन तो गहमा गहमी वाला होता है, मतलब दिन में तो खूब शोर शराबा होता है, लेकिन रात होते ही क्या होता है, भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता है। मतलब वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो भट्टे वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं वो बस्ती से दूर होती हैं। जो मानो थी भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, मतलब वहाँ पे उसको सही नहीं लग रहा था। इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो जब वो खाना बनाती थी तो जो चूल्हे से चिटपिट की आवाज़ें आती थी तो उसको ऐसा लगता था ये इसकी मन की दुश्चिंताएं हैं, मतलब बुरी चिंताएं। उसको हमेशा डर सताता रहता था, वो हमेशा सोचती रहती थी, उसके मन में कोई ना कोई आशंका रहती थी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए उनके साथ में। तो चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताएं और आशंकाएं जो थी वो सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि कोई उसका शारीरिक शोषण ना कर ले, और अगर वो किसी की बात नहीं मानेगी तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इस बात की उसको हमेशा चिंता रहती थी, इस बात से वो हमेशा घबराती थी। यदि तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही पड़ेगा। तो उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि अगर हमें तरक्की करनी है, हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, तो हमें शहर में तो रहना ही पड़ेगा। पहले महीने ही सुखिया ने कुछ पैसे बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो भी खुश थी। तो पहले महीना काफ़ी अच्छा निकला इन लोगों का। सुखिया के पास कुछ पैसे बचे थे, उनकी कुछ बचत हुई थी, जिसे देखकर मानो भी खुश थी। उसको लग रहा था कि पैसे बच जाएंगे काफ़ी साल ज़्यादा, तो वो भी अपना मकान ले पाएंगे। तो उन दोनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया। तो उनके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी काम करता था। तो इन लोगों के साथ एक कम उम्र का बच्चा था जिसका नाम था जसदेव, वो भी काम करता था। तो एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सोबे सिंह भट्टी पर आया। तो इस भट्टी का मालिक था मुख्तार। तो उस दिन क्या हुआ, एक दिन उसका जो बेटा था सोबे सिंह वो भट्टी पर आया। असगर जो था वो ठेकेदार था और जो मालिक था उसका नाम था मुख्तार। तो मुख्तार ने अपने बेटे को भेजा भट्टे पर, जिसका नाम था सूबे सिंह। तो सूबे सिंह के भट्टे पर आने से क्या हुआ, भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि भट्टे पर दिन में तो काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के टाइम क्या होता था, भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। वहाँ पर पूरे तरफ चारों तरफ सन्नाटा छाया होता था और बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, कोई आवाज़ें नहीं आती थी, सुनसान हो जाता था। तो भट्टे के ऊपर जो मानो थी उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था भट्टे पर काम करते हुए। इसलिए खाना बनाते समय जब वो खाना बनाती थी चूल्हे पर, तो चूल्हे पर जो चिटपिट की आवाज़ें आती हैं, जो अंगारे से निकलते हैं चूल्हे पर, उससे उसको लगता था ये चिटपिट की आवाज़ें क्या है, उसके मन की दुश्चिंताएँ हैं, बुरी चिंताएँ हैं, जो कि इस तरह की आवाज़ों के रूप में सामने आ रही हैं। तो इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताएँ और आशंकाएँ जो थी उसको उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। उसको ऐसा लगता था ये इसके मन की दुश्चिंताएँ और आशंकाएँ हैं, उसको हमेशा बुरी चिंताएँ हैं, मतलब उसको हमेशा डर सताता रहता था किसी न किसी बात का। उसको हमेशा इस बात की आशंका रहती थी कल मानो क्या होगा, कल ना जाने मानो क्या होगा। तो मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, इस तरह की जो चिंताएं थी उसके मन में हमेशा आती रहती थी। उसको आशंका बनी रहती थी कहीं उसके साथ शारीरिक शोषण ना हो। और बात ना मानने पर जो वहाँ का मालिक है, उसका ठेकेदार है, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इस बात की भी उसके मन में हमेशा घबराहट रहती थी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगता था कि यदि उसको तरक्की करनी है, उनको तरक्की करनी है, तो शहर में तो रहना ही पड़ेगा। तो पहले महीने सुखिया ने काफ़ी पैसे बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो भी खुश थी।
तो उन दोनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और अधिक काम करना शुरू किया। उनके साथ में एक बच्चा था, छोटी उम्र का लड़का था जिसका नाम था जसदेव। वो भी काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, भट्टे का जो मालिक था जिसका नाम था मुख्तार असगर था, वो ठेकेदार था, मतलब इसके यहाँ काम करता था, ठेकेदारी करता था, और जो मालिक था उसका नाम था मुख्तार। तो एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह ने अपने बेटे सूबे सिंह को भट्टे पर भेज दिया। मतलब मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा भट्टे पर आया। तो सूबे सिंह के भट्टे पर आने से क्या हुआ, भट्टे का माहौल था, उसका माहौल पूरा बदल गया। जो भट्टे का माहौल था बदल गया। जहाँ वहाँ पर लोग हंसते थे, बोलते थे, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली, क्योंकि जो उसका बेटा था काफ़ी रौबीला था और वो अपनी मनमानी करता था। तो सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने जो असगर ठेकेदार था वो भी भीगी बिल्ली बन जाता था। भीगी बिल्ली बनना मतलब वो भी डरा डरा सा रहता था। तो भट्टे पर और भी मज़दूर थे, वो काम करते थे, जिनमें एक था महेश, उसकी पत्नी का नाम था किसनी। तो भट्टे पर काम करने वाली किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया था। सूबे सिंह कौन था, ये जो मालिक है उसका बेटा था। तो किसनी उसके साथ शहर भी कई कई दिन के लिए चली जाती थी, लेकिन उसका जो पति था उसको ये सब पसंद नहीं था। लेकिन वो क्या कर सकता था, उसकी एक नहीं चलती थी, वो मन मार के रह जाता था। तो जो असगर ठेकेदार था उसने उसे शराब की लत लगा दी थी, मतलब वो शराब भी पीता था। लेकिन किसनी के हालात बदल गए थे, उसके पास ट्रांजिस्टर भी था, अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। जो सूबे सिंह था वो उसको सब कुछ दिलवाता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। तो भट्टे पर पकती पकती हुई जो लाला ईंटें थी उनको देखकर मानो बहुत खुश होती थी। वो ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर, जो किसनी थी वो बीमार हो गई, तो सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। अब सूबे सिंह को तो कोई ना कोई औरत चाहिए थी, तो उसने क्या किया, ठेकेदार असगर के द्वारा उसको संदेशा भेजा। जो किसनी थी वो अस्वस्थ हो गई थी, बीमार हो गई थी, तो मानो को बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गया। मानो को तो पता था ये बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो घबरा गई। सुकिया भी घबरा गया। वे सूबे सिंह की नियत भांप गए। उनको पता चल गया कि सूबे सिंह उसकी पत्नी को क्यों बुला रहा है। जो किसनी थी वो अस्वस्थ थी, बीमार हो गई थी, तो जो सूबे सिंह था उसको तो लत लगी हुई थी बुरी आदतों की। तो बुलावे की खबर सुनते ही जो मानो थी, मानो को उसने बुलाया। अब बुलावा सुनते ही मानो और सुकिया जो उसका पति था वो घबरा गए, क्योंकि सुकिया को भी पता था कि क्यों बुला रहा है वो। तो सूबे सिंह की नियत को वो भांप गए। मतलब सुकिया को पता चल गया कि उसकी पत्नी के साथ अब क्या होने वाला है। तो मानो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी। जो मानो मतलब मानो नाम है सुकिया की पत्नी का। तो जो मानो थी वो चाहती थी इज्जत की ज़िंदगी जीना, वो किसनी बनना नहीं चाहती थी। उसको रुपए पैसे का इतना लालच नहीं था, वो चाहती थी उसकी इज्जत बनी रहे। तो उनकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह के यहाँ चला गया। तो जो जसदेव था, दूसरा जो मज़दूर था, जब उसने देखा कि ये लोग इतना घबरा रहे हैं, तो वो सूबे सिंह के यहाँ मानो के स्थान पर चला गया। मतलब मानो की जगह सूबे सिंह के यहाँ जसदेव चला गया। तो सूबे सिंह ने जब देखा कि मानो नहीं आई, उसके स्थान पर जसदेव आया है, तो उसको उसने बहुत बुरा भला कहा। जो सूबे सिंह था, मालिक का बेटा था, उसने जसदेव को खूब बुरा भला कहा। उसको लात घूंसों से पिटाई भी की, उसको बिल्कुल अधमरा सा कर दिया। तो उस दिन की जो घटना थी उससे सूबे सिंह जो था, उसने जब ऐसी घटना की तो उससे सभी लोग सहम गए। मतलब सबको डर लगने लगा कि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। तो जो भट्टे पर पकती हुई लाल लाल ईंटें थी उससे मानो बहुत खुश थी। उसको तो अब लग रहा था कि उसका सपना साकार हो जाएगा। तो एक दिन जो किसनी थी वो बीमार हो गई, तो सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलाया। तो बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। उनको समझ में आ गया कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। तो मानो की इज्जत बचाने के लिए जो जसदेव था, दूसरा मज़दूर था, वो सूबे सिंह के यहाँ चला गया। तो सूबे सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने जसदेव को बहुत बुरा भला कहा, उसकी बहुत पिटाई हुई, वो बिल्कुल अधमरा सा हो गया। उनकी जो घटना थी उससे सूबे सिंह की इस तरह की आदतों को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा सहम गए, घबरा गए। तो सुखी और मानो क्या करते हैं, जसदेव को अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाती है, लेकिन जो
जसदेव होता है वो ब्राह्मण होता है, तो वो उनकी रोटी नहीं खाता, मतलब उनके हाथ की बनी रोटी नहीं खाता है। असगर ठेकेदार जसदेव को सुखिया और मानव के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। असगर कहता है कि तुम उनके चक्कर में ना पड़ो। तो जसदेव का व्यवहार मानव और सुखिया के प्रति क्या होता है, अब बदलता चला जाता है। तो उसको समझाता है असगर ठेकेदार कि अगर तुम इनके चक्कर में पड़ोगे तुमको बहुत अधिक क्या होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तो जसदेव का व्यवहार मानो और सुखिया के प्रति फिर बदलने लगता है। तो सुबह सिंह सुखिया और मानो को तंग करने लगता है, क्योंकि मानो गई नहीं थी उसके कहने पर, सुबह सिंह के पास नहीं गई थी। तो उसने सुखिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया। सुखिया को मोरी का काम होता है, जो कि बहुत कठिन होता है, उस पर लगा दिया। मानो डरने लगी, उसकी जो मजदूरी थी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी। तो जो उसकी मजदूरी थी वो भी काटने लगे। वो ज़रा सा काम नहीं करते तो उसकी मजदूरी काट लेते थे, मतलब उनके पैसे काट लेते थे। तो जसदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो ने पाथी ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया। तो वह अगले दिन सुबह जल्दी ही काम पर गई। तो वहाँ पहुंचकर उसने क्या देखा कि उसकी जो ईंटें थी जो उसने लगाई थी आड़ी तिरछी, वो सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, सुखिया और मानो जसदेव को अपने घर ले आते हैं, झोपड़ी में ले आते हैं, और मानो उसके लिए खाना बनाती है। लेकिन जो जसदेव था ब्राह्मण था जाति का, तो वो उनके हाथ की बनी रोटी नहीं खाता। असगर ठेकेदार था वो भी जसदेव को समझाता है कि इनके चक्कर में मत पड़ो। तो जसदेव का व्यवहार भी उनके प्रति बदलता चला जाता है। सुबह सिंह सुखिया और मानो को तंग करने लगता है। उसका जो सांचा था सुखिया से छीन कर वो जसदेव को दे देता है, मतलब सुखिया को कठिन काम में लगा देता है। मानो डरने लग जाती है, उसको डर लगता है कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। अब तो उनकी मजदूरी भी छोटी छोटी बातों पर कटने लग जाती है। जसदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगता है। एक दिन मानो ने पाथी ईंटों को सूखने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह जाती है काम पर, तो क्या देखती है, उसकी सारी की सारी ईंटें टूटी पड़ी हैं। फिर जो मानो होती है उसको बहुत बुरा लगता है, उसने इतनी मेहनत की, उसकी सारी ईंटें टूट गई। तो वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर सभी मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं। आवाज़ सुनकर जो सुखिया है वो भी वहाँ आता है, और टूटी ईंटें देखकर उसको कुछ समझ नहीं आता कि जो ईंटें थी वो कैसे टूट गईं। तो असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। वो तो परेशान करने में लगे हुए थे इनको अब। तो असगर ठेकेदार कहता है जो ये ईंटें टूट गई हैं इसकी मैं मजदूरी नहीं दूंगा, इसके मैं पैसे नहीं दूंगा। तो सुखिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट गए थे। जो अपना सपना लेकर आए थे, उनको लग रहा था अब उनका सपना पूरा नहीं होगा। दोनों वहाँ से अगले काम के लिए निकल पड़े। तो भट्टा उन्हें अपनी खाना बदोश ज़िंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। मानो को लग रहा था कि जसदेव उन्हें रोक लेगा, लेकिन जसदेव के चुप रहने से उनका विश्वास टूट गया। अब तो उनको लग रहा था कि कोई नहीं रोकेगा, जसदेव तो रोक ही लेगा, उनको जाने से मना करेगा। लेकिन जसदेव भी चुप था, उसको भी पता था अगर मैं रोकूंगा तो मेरी जो नौकरी है वो भी चली जाएगी। तो टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे। वे एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े थे। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जो मानो थी जब देखती है उसकी ईंटें टूटी हुई हैं, इतनी मेहनत की है उसने, उसकी ईंटें किसी ने तोड़ दी, तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत रोना आता है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ों में रोने लगती है। तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर सारे मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं। आवाज़ सुनकर सुखिया भी वहाँ आ जाता है, और टूटी ईंटें देखकर उसको समझ नहीं आता कि ईंटें कैसे टूट गई। तो जो असगर ठेकेदार होता है उनको ईंटों की मजदूरी देने से, टूटी जो ईंटें होती हैं उसकी मजदूरी देने से, पैसा देने से मना कर देता है। तो सुखिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब उनका जो सपना था वो पूरा नहीं होगा, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो दोनों वहाँ से अगले काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो भट्टा उन्हें अपनी खाना बदोश ज़िंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। उनको लग रहा था कि यहाँ काम ख़त्म हो गया, मतलब उनका यहाँ पर कुछ काम नहीं हो पाएगा, उनकी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल पाएगी। तो वो दूसरे काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो मानो को लग रहा था कि जसदेव उनको रोक लेगा, लेकिन जसदेव था वो भी उनको नहीं रोकता। तो जसदेव के चुप रहने से उनका विश्वास टूट गया, क्योंकि पूरा विश्वास था वो रोकेगा। लेकिन जसदेव को भी लग रहा था कि अगर उनका साथ देगा सुखिया और मानो का, तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे, मतलब जो उसने सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया था। तो जो उसका ये सपना टूटा था, उसका जो
दुख था, उसकी जो परेशानी थी, अब उसको लग रहा था कि ये अब उसके जीवन में परेशानियाँ फिर से आएंगी। अब उसका मकान नहीं बन पाएगा, उसका जो सपना था वो टूट गया था। तो वे एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े थे। मतलब वो दूसरी यात्रा के लिए निकल पड़े, ऐसी यात्रा जो कि दिशाहीन थी। मतलब उनको पता ही नहीं था वो किस दिशा में जाएंगे, उनको अब क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरह से ऊंची जात के लोग नीची जात को परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उनका काम नहीं बनता अगर ऊंची जात के लोगों का, तो किस तरह से छोटी जात के जो लोग होते हैं उनको इस तरह से परेशान करके उनको जीवन यापन के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।